स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम फाइनली इस चैप्टर को पूरा ख़त्म ही करने वाले हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ये लेक्चर लेने की, लेकिन कुछ एक दो बातें बहुत ख़ास रह गई हैं जो कि मैं आपको पीछे के लेक्चर्स में बता नहीं पाया हूँ। तो अभी हम लेने तो सारे के सारे क्वेश्चंस वाले हैं, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो सच में मैं अभी तक आपको नहीं बताया हूँ। जो हम पढ़ चुके हैं टॉपिक्स वो फिर आप सीधे जा करके वहाँ से कर सकते हैं। तो आ जाइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो मैं जो NCERT दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ उसमें है मेरे पास ये पेज नंबर 91 से पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कि क्या डॉबराइनर के जो त्रिक हैं वो न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। तो ये तो मैं आपको कहूँगा आप अपने आप ही देख लो। एक ही वैसे वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला जो त्रिक है वो ही मिलता है केवल और केवल न्यूलैंड के अष्टक के उस पूरे के पूरे टेबल में, बाकी नहीं मिलता है। तो आप इतना सा कहकर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमें डॉबराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। अब ये प्रश्न मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, हम पढ़ चुके हैं साफ साफ। अपने अगर नोट्स बनाए हैं तो उसमें से सीधा का सीधा उस पॉइंट्स को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं अपन, दूसरे लेक्चर में ही पढ़ा था अपन ने। तो वो भी मेरे ख्याल से आप वहाँ से उसकी जो कमियां हैं वो यहाँ पर आप ला करके लिख सकते हैं। यहाँ तक मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके हमें ये निम्नलिखित तत्व, कुछ एक तत्वों का नाम दे रखा है अपने को, इन तत्वों के ऑक्साइडों के सूत्रों का नाम बताना है। मतलब कुल मिलाकर के हमें तो क्या करनी है, इन तत्वों की ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है और जो भी हमारे पास फॉर्मूला है वो बताना है। तो देखिए आप, पहला है हमारे पास पोटेशियम। तो दोस्तों पोटेशियम जो है वो पहले ही समूह में आता है। तो इसकी जो वैलेंसी है, आप वैसे देखो ये 19 नंबर पे है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखोगे तो 2, 8 और फिर उसके बाद होगा 8 और 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसे जोड़ने की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 और K की है 1, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होगा K2। आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन इसने हमें कहा है कि आप है ना मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उससे देख करके बता दो सीधा ही। तो सीधा बताना है तो आप सीधा लिख सकते हो, जैसे कार्बन है तो कार्बन की जो बॉन्ड बनेगा वहां पर, उस अगर आप सारणी को देख रहे हो तो कार्बन का बॉन्ड हमारे पास बनेगा C2O4, लेकिन आप इसको लिख सकते हो CO2, क्योंकि आप यूं समझिए कि अगर 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही 2 सूत्र और बनेंगे हमारे पास। Al2O3 हम पहले भी बना चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और SI के साथ भी सेम वही होगा, Si2O4 बनेगा, लेकिन इसको आप क्या लिखेंगे, SiO2। और एक अंतिम सूत्र हमारे पास और है और उसमें भी वही चीज़ है, SI पूरा कुछ, लेकिन हम उसको सीधा ही फिर BaO लिख देंगे। आप चलिए देख लीजिए, Ba2O2 होगा। तो अगर 2 बेरिलियम 2 ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 1 बेरिलियम पक्का 1 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो ऐसे लिख करके इसको खत्म। वैसे ये हमें क्यों कह रहा है, ये कह रहा है कि वो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी उसके ऊपर जो वो लिखे हुए हैं ना सूत्र, जिसमें उसने R2O या RO लिखा है, तो उसको देख करके कह रहा है आप सीधे बना दो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगले प्रश्न में हमें कह रहा है यहाँ पर गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। 2 उदाहरण दीजिए। देखिए, एक तो इसने खुद बोल दिया गैलियम, मेंडलीव ने काफ़ी जगह छोड़ी थी, है ना। हमें पुस्तक में 3 ही बताया है वैसे, और उसमें से एक इसने खुद ने बता दिया। गैलियम के लिए मेंडलीव ने जगह छोड़ दी थी कि ऐसा बाद में मिलेगा। और अभी कह रहा है 2 और जो हैं वो आप बता दो। तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है जर्मेनियम और दूसरा है हमारे पास दोस्तों स्कैंडियम। तो एक है Ge और दूसरा है Sc, स्कैंडियम। खत्म। फिर उसके बाद है हमारे पास मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। भाई उसने क्या, किस बेस पर अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। तो हम बोलेंगे कि भाई देखो, उसने एक तो क्या किया था, परमाणु के द्रव्यमान को, तत्वों के जो द्रव्यमान थे उसको मूलभूत गुणधर्म माना था। और उसके अलावा मेंडलीव ने तत्वों की अभिक्रिया करवाई थी, किससे किससे,
हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। मतलब मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र को भी एक मूलभूत गुणधर्म माना था। तो जिनके सूत्र समान बन रहे थे उनको एक जगह पर रखा है, एक समूह में हमने रखा है। तो अब आगे बढ़ सकता है, मतलब इसमें 2 पॉइंट्स हो गए, आपको ये लिखने हैं। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला है हमारे पास, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? तो बड़ा सरल सा है। उत्कृष्ट गैस मतलब नोबल गैस, जो कि किसी से अभिक्रिया करती नहीं, किसी से लेना देना कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो इसके भी हम इनको 2 कारण दे सकते हैं। तो पहला कारण आप यही दे दीजिए कि उत्कृष्ट जो गैसें हैं सारी की सारी वो सबसे कम क्रियाशील तत्व हैं, इसीलिए उन्हें हमने एक अलग समूह में रखा है। और दूसरा कारण आप ये दे दीजिए कि इन सबके जो बाह्य कोश हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो मैं ये एनसीईआरटी जो ले रहा हूँ उसमें जो क्वेश्चन नंबर है वो है पेज नंबर 100 से। तो 1-2 पेज आगे पीछे हो जाता है, वो एनसीईआरटीज अपडेट करते रहते हैं। तो हिंदी वाली एनसीईआरटी है मेरे पास। फिर उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बताना था। तो सुनो आप इसको। कह रहा है नई आवर्त सारणी आपने बना ली, तो पुरानी वाली में मेंडलीव की में क्या क्या कमियां थी और उसको किस तरह से दूर किया? तो इसमें आप ये बोलोगे, सबसे पहले आप इसको बोलो कि समस्थानिकों की जो समस्या थी ना उसको सॉल्व कर दिया। समस्थानिक कौन? जैसे हाइड्रोजन के भी 3 भाई थे, देखा था अपन ने, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कार्बन भी 2 भाई घूम रहे होते हैं, कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। और ऐसे ही और भी तत्वों के भाई भाई घूम रहे होते हैं। मतलब उनके साथ क्या समस्या होती है, उनका परमाणु जो संख्या है वो तो सेम होती है, जैसे हाइड्रोजन 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 तीनों सेम है, लेकिन उनका जो द्रव्यमान होता है वो भिन्न होता है। तो समस्थानिकों के लिए समस्या थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में हम तत्वों को किसके आधार पर रख रहे हैं? उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, ना कि द्रव्यमान के आधार पर। बड़ा सरल है। तो पहला समस्थानिकों की समस्या को हल किया किस तरह से कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आप लिखेंगे तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है उसके आधार पर तत्वों को जमाया गया था, इसीलिए समस्थानिकों को स्थान नहीं मिल पा रहा था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को आसानी से स्थान दिया गया, क्योंकि उनको जमाने के लिए उपयोग में लाया गया था परमाणु क्रमांक, ना कि परमाणु द्रव्यमान। और दूसरा इसमें आप कारण देंगे कि मेंडलीव को भी काफी बार क्या करना पड़ा था, आपने देखा था ना कि वो तत्वों की प्रॉपर्टी ऊपर मैच कराने के लिए ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले को पहले रख रहे थे और फिर कहीं कहीं पर कम वाले को बाद में रख रहे थे। तो वो खुद के ही नियम को फिर खुद ही तोड़ना पड़ रहा था उनको, है ना, बेवजह ही। एक तीसरा कारण आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो तीसरा एक पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं कि पहले की जो सारणी थी वहां पर हमें बता नहीं पा रहे थे कि 2 तत्वों के बीच में कितने और तत्व मिलने की संभावना है। जैसे मान लीजिए किसी एक तत्व का जो द्रव्यमान है वो 23 हो और उसके बाद जो हम तत्व रख रहे हैं मान लीजिए उसका द्रव्यमान 27.4 हो। तो अब मेरे को ये बात बताइए कि बीच में कितने तत्व मिल सकते हैं, ये हम कैसे बताएं? मेंडलीव ने तो चलो फिर भी एक बहुत एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने अजम्पशन किया कि यहाँ 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 मेरे हिसाब से मिलेगा तत्व। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है ना, ऐसे तो फिर 23.5 द्रव्यमान वाला कोई तत्व मिल जाए, फिर 24 वाला कोई मिल जाए, फिर 25 वाला कोई, मतलब अजीब ही चल रहा है ना। तो ये समस्या थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के साथ में, क्योंकि वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान। लेकिन ये समस्या अपने आप ही हल हो गई किसमें, जो हमारे नई पीरियोडिक टेबल है हेनरी मोजले वाली। और ये समस्या कैसे सॉल्व हुई, क्योंकि प्रोटॉन तो 1 होगा या फिर अगला 2 ही होगा ना, 2.5 तो प्रोटॉन होगा ही नहीं, 3 होगा 4 होगा, मतलब तत्व कॉन्स्टेंटली चलेंगे। तो आप कह भी सकते हो कि यार 111 नंबर वाला तो तत्व मिल गया, 112 मिला नहीं, 113 मिला, तो इसका मतलब 112 प्रोटॉन वाला भी तत्व होता होगा। मतलब पॉइंट वाला जो चक्कर चल रहा था ना वो थोड़ा खत्म हो गया। हालांकि ये ना भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो। अगला पॉइंट है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का आधार क्या है ये भी बताना है उसको आपको। तो देखो बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम कौन से, आप देखो समूह में आ रहा है, सारे समूह वाले सेम होते हैं, उसमें से 2 जो अच्छे लगे उठा करके रख दो।
तो आप देखो ये दूसरे समूह की बात हो रही है जिसमें बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और स्ट्रॉन्शियम होता है और बेरियम भी होता है। तो ये सारे के सारे इस तरह से चल रहे हैं। आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी वाला है ये। बेटा मांगे कन्या सुंदर 12, और यहाँ पे एक आरे भी होता है। तो इनमें से दो जो अच्छे लगे आपको आप लिख करके दे दीजिए। इसने मैग्नीशियम तो लिख के दिया है, तो आप इसको बोल दीजिए एक तो बेरिलियम ले लीजिए और एक कैल्शियम। ये है ना, ये मैग्नीशियम के समान होंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो आप बोल दो कि क्योंकि ये एक ही समूह में विद्यमान है और इन तीनों की ही जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या जो संयोजकता है वो 2 है। बात खत्म। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि नाम बताइए। ये बड़ा सरल सा क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा सा। कह रहे हैं 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। 3 तत्वों का नाम बताना है जिनके सबसे बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, ये तो है हमारा दूसरा जो है समूह। इसी तरह से अगर हम क्या ले लें, हमारा पहला समूह ले लें जो कि है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे ऐसे करके जो भी हैं ये ले लें। तो इन सब में क्या खास बात है, इन सब की जो संयोजकता है वो एक है। इसका मतलब क्या है कि इनका जो बाहर का कोश है ना उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये यही कह रहा है हमें कि 3 तत्व ऐसे बता दो जिनके बाहरी कोश में केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो आप ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, जो चाहिए लिख दो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा आंसर है। अब कह रहे हैं इसी का अगला 2 तत्वों के नाम बताने हैं जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अब भी अभी देखा है इन सब के बाहरी में कितने ही होंगे, 2 होंगे। जो चाहिए इनमें से 2 लिख दो, आपको जो अच्छा लगे। फिर कह रहे हैं 3 तत्वों के नाम बताना है जिनके बाहर के कोश भरे हुए हैं। तो भरे हुए कोश वाला जो समूह है ना वो एक ही है हमारी पीरियोडिक टेबल में, और वो है आखिरी समूह जो कि है दोस्तों 18वां समूह। और वो कौन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है और क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है, जो भी हैं इनमें से जो अच्छा लगे आपको लिख दीजिए, क्योंकि इसमें आखिरी में 2 हैं, इसमें आखिरी में 8 ही हैं। तो इस तरह से इनके जो बाहर के कोश हैं वो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न ये जो पेज नंबर 100 का है हमारे पास, ये है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? तो इसको तो बहुत सिंपल ही बता देंगे। तो देखो पहले तो इसने लिखा है लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। तो लिथियम भी यहाँ आ गया, पोटेशियम भी आ गया, सोडियम भी, तीनों यहीं आ गए। तो कह रहा है क्या तीनों में कोई समानता है? तो आप बोले अरे भैया तीनों पहले ही समूह में आ रहे हैं, समानता तो है ही ना। और तीनों का जो संयोजकता है, तीनों की संयोजकता एक 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 है, और तीनों ही धातुएं हैं जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये क्या जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। तो ये वैसे हम लोग धातु अधातु में अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये लिख दीजिए कि क्योंकि ये अत्यधिक सक्रिय धातुएं हैं तो ये जल से अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं और ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे के जो है वो बना लेगा हमारे पास KO2, Na जो है बनाएगा Na2O, और उसी तरह से लिथियम जो है वो भी हमारे पास बनाएगा Li2O, और सिमिलरली एक K2O बनाएगा इस तरह से। अब उसके बाद है हमारे पास में हीलियम एक अक्रियशील गैस है जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ परमाणु बिल्कुल समानता है। हीलियम और नियॉन देख लो, वापस देख लो, हीलियम और नियॉन ये 18वें समूह में आ रहे हैं और दोनों के ही जो आखिरी वाले कोश हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। यही इनकी समानता है और दोनों ही अक्रिय गैसेस हैं। उसके बाद चल रहे हैं अगले अपन 5वें प्रश्न पे। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये छोटी गलती कर देते हैं बच्चे इसमें हर बार। तो आप देखो हाइड्रोजन जो है वो तो वैसी धातु है नहीं। अब ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्यों नहीं है धातु। तो अगर हम धातु अधातु वाला जो पार्ट है हमारा उससे देखें तो धातुओं के कितने गुण हैं हाइड्रोजन के पास में? नहीं है ना, एक आदि गुण है। अब वो गुण क्यों नहीं है? जैसे ना धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन दान ही दे देती हैं, हाइड्रोजन देने का नाटक करती है, मतलब दान देने में नाटक करती है इलेक्ट्रॉन। और उसके अलावा जो धातुओं की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि
वो ऑक्सीजन से किस तरह से अभिक्रिया करके किस तरह के यौगिक बना रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं कर रही, तो हाइड्रोजन धातु नहीं है, ये तो आप याद ही रखना। तो हाइड्रोजन, फिर दूसरा तत्व जब पीरियोडिक टेबल में इधर जाता है तो हीलियम, हीलियम तो वैसे ही अधातु इधर रख रखा है इसको। तो फिर लिथियम है हमारे पास। तो हाँ, जो लिथियम है ना दोस्तों, वो क्या है, धातु है। और उसके बाद में हमारे पास आ रहा है बेरिलियम। तो बेरिलियम भी यहीं पर है, तो ये भी क्या है, धातु है। लेकिन बोरॉन को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो अब आप याद रखना दोस्तों, बोरॉन जो है वो क्या है, अधातु है। ये बात आपको याद रखनी है, बोरोन जो है वो अधातु है और अभी आगे भी आने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोरोन के जो नीचे के जो, ये वैसे 13 नंबर का हमारे पास समूह है, तो 13वें समूह में केवल और केवल बोरोन अधातु है, जबकि जो नीचे वाले हैं वो धातुएं हैं। ये बात आपको याद रखनी, आगे भी आएगी। तो आगे वाले तो ऑब्वियस सी बात है, अधातु ही होंगे सारे के सारे। और नियॉन पे आते आते तो 10 नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब केवल और केवल 2 ही धातुएं हैं 1 से लेकर 10 तक की गिनती में, लिथियम और बेरिलियम। ध्यान रखिएगा आप इस बात को। और जो 11वीं होती है वो सोडियम होती है और 12वीं मैग्नीशियम होती है। आगे देखिए, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। हमें यहाँ पर ये कुछ एक तत्व दिए हैं, गैलियम दिया है, जर्मेनियम दिया है, आर्सेनिक दिया है, और ये Fe लिखा है हमने यहाँ पर एक, और एक है हमारे पास बेरिलियम। तो कह रहा है इनमें से कौन से तत्व में सबसे ज़्यादा धात्विक विशेषता या धात्विक जो अभिलक्षण की विशेषता है वो मिल रही है। मतलब आप तो सिंपल सी ये बात बता दो कि धातु कौन सी अच्छी है इनमें से। तो देखो बहुत सिंपल है कि जो गैलियम है वो एक धातु है, पहली बात तो यहाँ पर ये एक धातु है, और दूसरा जो है दोस्तों बेरिलियम जो है ये एक धातु है। 2 ही धातुएं हैं। बाकी अगर आप देखोगे जो जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और जो ऐसी है एक और, ये तीनों के तीनों ही अधातुएं हैं या उपधातुएं हैं। इनसे अपने को लेना देना है नहीं ज़्यादा। तो अब बस हमें ये समझना है कि जो बेरिलियम है वो तो आ रहा है हमारा दूसरे आवर्त में, इस तरफ काफ़ी अच्छी खासी धातु है। लेकिन जो गैलियम है वो यहाँ कहीं पर आता है 13-14 के आसपास इस जगह पे, लेकिन नीचे आता है थोड़ा। इसका जो आकार है ना वो उससे भी बड़ा है। किससे भी बड़ा है? बेरिलियम से भी बड़ा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों हैं धातुएं, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो गैलियम है वो ज़्यादा बेहतर धातु है, क्योंकि उसका आकार बड़ा है और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देने की प्रवृत्ति रखेगा, तो इसीलिए उसको हम ज़्यादा अच्छा धातु कह रहे हैं। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है फालतू सा कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मतलब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आप बता दो इनमें से झूठा कौन सा है। तो पहला कह रहा है तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। ये तो सही बात है, धात्विक प्रकृति बढ़ती है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो घटती है, सही बात है। अगले प्रश्न में कह रहा है संयोजकता, अगले पॉइंट में कह रहा है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। सही बात है, जैसे आप लेफ्ट से राइट चल रहे हो तो एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो ऐड होता जाता है। तीसरा कह रहा है हमें परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि आसानी से त्याग धातु करती है उसी तरफ, जबकि अधातुएं जो इस तरफ है ना वो तो मांगती हैं इलेक्ट्रॉन। तो यही जो ऑप्शन है ये गलत दे रखा है, तो ये इस पे टिक कर देंगे हम लोग। इसके बाद बड़ा सरल सा है फिर से एक प्रश्न कि तत्व XXL2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है। कोई तत्व है X, वो XL2 बनाता है, बस इतनी सी बात कह रहा है ये, जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक भी अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है किसके अंतर्गत होगा, आप वो बता दो। तो देखो Cl2 बना रहा है ना, Cl2 मतलब क्लोरीन कितने आकर के जुड़ रहे हैं, 2 क्लोरीन उससे आकर के जुड़ रहे हैं। तो आप ध्यान दोगे कि जो भी है X, मतलब ये यूं रहा होगा, Cl यहाँ है, Cl के आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ 2 रहा होगा और यहाँ 1 रहा होगा, तभी जो फॉर्मूला बना है वो XCl2 बना। तो इसका मतलब ऐसा तत्व चारों में से आपको लेना है जिसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, 2 है। और वो 2 भी कैसा, वो एक धातु है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला यहाँ पर हमारे पास केवल और केवल मैग्नीशियम है और कोई नहीं है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसमें हमें कह रहा है 4-5 अपने को दे रखे हैं। तो पहले में कह रहा है 2 कोश हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं, ऐसा एक तत्व। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। तो इन पर कमांड करनी है, डेफिनेशंस तो फिर भी हमें याद हो जाएंगी।
तो कह रहा है ऐसा एक तत्व सोचो आप जिसमें दो ही कोश हैं और दोनों के दोनों भरे हुए हैं। तो ऐसा भरे हुए हैं तो आप तो हमेशा सोच लिया करो जो हमारी आखिरी वाली वो पूरी की पूरी लाइन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे के सारे, और ज़्यादा आगे जाना नहीं होता। तो हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और नियॉन में 2 और 8 मतलब 10 होते हैं और दोनों के दोनों पूरे भरे हुए हैं। तो नियॉन हमारा उत्तर है यहाँ पर। दूसरे में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया आपको, कह रहा तत्व बताओ। तो ये तो बेवकूफ़ी हुआ ना, कह रहा है 2,8,2 कौन सा तत्व है? तो आप बोलोगे 2 और 8 10 और 2 12, 12 नंबर पे कौन आता है? मैग्नीशियम। उत्तर हो गया, खत्म। कह रहा है कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 कोश है मतलब K है, L है और M है। तो देखो कह रहा है K है, L है और M है। तो K में 2 होंगे इसका मतलब, और L में कितने होंगे? 8 होंगे, तभी M में गए होंगे इलेक्ट्रॉन। और कह रहा है संयोजकता कोश में कितने हैं? आखिरी अगर कोश है ये तो यही संयोजकता कोश है। इसमें कह रहा है 4 हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा? 10 और 4 14 नंबर पे। तो 14 नंबर पर कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। बात खत्म। 14 नंबर पर जो भी तत्व है वो। उसके बाद कह रहा है हमें कुल 2 ही कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 ही कोश हैं हमारे पास। अब कह रहा है K है और L है, तो K में 2 होंगे और संयोजकता कोश में कह रहा है 3 होने चाहिए। तो कुल कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। और 5 नंबर पे दोस्तों कौन आता है? बोरोन। बात खत्म। फिर उसके बाद कह रहा है दूसरे कोश में पहले कोश के 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब कह रहा है 2 ही कोश हैं। यार इतने आसान क्वेश्चन है। खैर कह रहा है 2 ही कोश हैं और दूसरे में पहले के दुगने, मतलब पहले में 2 हैं तो दूसरे में इसका डबल है। तो डबल है मतलब 4, दोनों को जोड़ लो कितना आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा एलिमेंट है? और वो है हमारे पास कार्बन। खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है, थोड़ा सा और है, 1-2 चीजें बतानी है आपको खास, देख लो जल्दी से। कह रहा है आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? भाई बोरोन का स्तंभ ले लो आप आवर्त सारणी में पूरा का पूरा। कह रहा है उसके सारे तत्वों के कौन से गुण समान है? तो बोले 2 गुण समान होंगे। देखो समझो कैसे। पहला होगा कि उनकी जो संयोजकता है वो एक जैसी होगी। बात खत्म। दूसरे में आप बोलोगे कि उन सब में बोरोन को छोड़कर बाकी सारे धातु हैं और केवल जो बोरोन है वो अधातु है। यही मैंने आपको बताया था कि ये वापस आएगा, इसको याद रखना, इसको मत भूलना। तो बोरोन के नीचे कौन कौन है मैं आपको बता देता हूं एक बार आपको। ये 13 नंबर का समूह है और इसमें कौन कौन आता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ऐसा कुछ। तो बोरोन इकलौता यहां पर क्या है? अधातु है और बाकी तीनों के तीनों दोस्तों क्या है? चारों के चारों धातु है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर। तो पहला आप लिख दोगे कि वैलेंसी तो भले ही बराबर है लेकिन फिर भी ये नीचे वाले हैं धातु और बोरोन है अधातु। फिर उसके बाद कह रहे हैं अगले में आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? अब फ्लोरीन को ले लिया तो फ्लोरीन हमारे पास यहां आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये है दोस्तों हमारा 17 नंबर का ग्रुप या समूह। तो इसमें बोला क्या समानता होगी? तो आप बोलना कि इन सब के बाहर का जो संयोजकता कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, पहली बात। और सबकी जो संयोजकता है वो कितनी है? 1। बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। संयोजकता कितनी है? 1। यही हमारा उत्तर है। बस बात खत्म। उसके बाद हम कह रहे हैं यहां पर एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया फिर से अपने को 2, 8.7। तो कह रहा है इस परमाणु की संख्या क्या होगी? तो 2, 8 और 7 जोड़ दो तीनों को, क्या मिलेगा आपको? 17 नंबर। 17 नंबर पर कौन आता है दोस्तों? क्लोरीन। बात खत्म। फिर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? तो आप कहेंगे कि फ्लोरीन जो है ना, इसमें से एक ऑप्शन जो कि 9 नंबर पे आ रहा है, उसके साथ क्लोरीन की जो रासायनिक गुण हैं वो सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि वो एक ही समूह के, एक ही घर के, एक परिवार के सदस्य हैं, इसलिए सब कुछ सेम सेम चलेगा। अभी काफ़ी थोड़ा ज़रूरी क्वेश्चन पर आ गए हैं अपन।
ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, समूह 16 और 17 अपने को इसने बना करके दे रखा है और कह रहा है कि तत्वों को मान लो ABC इस तरह से कोई तत्व है। पहले में कह रहा है A जो है वो धातु है या अधातु है, तो आप सोच करके देख लो, दाहिनी तरफ है 17वें समूह में, तो आप आंखें बंद करके लिख सकते हो कि अधातु है, दिमाग नहीं लगाना। B में हमें कह रहा है A की अपेक्षा C अधिक अभिक्रियाशील है या कम, तो A से C ज्यादा अभिक्रियाशील है या कम। तो पहली बात तो आप देखो कि समूह 17वां है, तो ऐसे समूह में आप धात्विक गुण को देखोगे कि अधात्विक गुण को देखोगे, तो जाहिर सी बात है अधातु के गुण को आप देखोगे। तो अधातु ऊपर वाला अच्छा होगा कि नीचे वाला अच्छा होगा, तो बोले धातु कौन सा होता है वो सोच लो। तो जैसे जैसे समूह में नीचे चलते हो तो धात्विक गुण अच्छा होता है, लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है, अधात्विक गुण। तो समूह में नीचे से ऊपर चलोगे तो अधात्विक गुण ज्यादा अच्छा होगा, मतलब ज्यादा जल्दी वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तत्व जो है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो A है ना वो ज्यादा क्रियाशील अधातु होगी, ना कि C। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो C है ना वो A की अपेक्षा कम क्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील है, और वो किस संदर्भ में हम लोग कह रहे हैं, अधातु होने के संदर्भ में, अधातुक प्रॉपर्टी के संदर्भ में कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं अपन यहाँ पर तत्व एक किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा, तो फिर इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अधातु कैसे बनाती है, ऋणायन बनाती है, इलेक्ट्रॉन मांग के ऋणायन बना लेती है, तो वो ऋणायन बनाएगा, दिमाग लगाना। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें नाइट्रोजन है जिसकी परमाणु संख्या 7 दे रखी है और फास्फोरस है जिसकी परमाणु संख्या हमें 15 दे रखी है। कह रहा है आवर्त सारणी के 15वें समूह में, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके दिखा दो, और इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। बहुत सिंपल है, एक है हमारे पास नाइट्रोजन और एक है हमारे पास फास्फोरस। तो नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5, क्योंकि 7 नंबर पे आता है, बात खत्म। इसका जब हम लिखेंगे तो आएगा 2, 8 और यहाँ पर 5, तो आएगा तो आखिरी में तो 5 ही आएंगे इलेक्ट्रॉन, ये बात पक्की है। ये मैंने F लिख दिया है, ये P है फास्फोरस, तो आखिरी में तो 5 ही आएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसने हमसे पूछा है कि कौन ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, मतलब कौन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आप बोलोगे कि नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व होगा, और उसका कारण आप ये दोगे कि नाइट्रोजन जो है उसका आकार छोटा है, किससे, फास्फोरस से। तो इस कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही जल्दी अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि नाभिक के पास होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो जल्दी उसके पास आ जाएगा, और इसीलिए ये अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, क्योंकि इसका आकार छोटा है। 8वां प्रश्न, जल्दी 1-2 प्रश्न और है, बस खत्म कर रहे हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको लिखोगे कैसे आप। तो आप कहोगे कि देखो 2 चीजें हमसे पूछी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, उसका तत्व की स्थिति से क्या संबंध है नई वाली पीरियोडिक टेबल में। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तो हम तत्व की स्थिति बता सकते हैं। बोले अच्छा कैसे, तो बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक चीज तो आपको क्या पता चलेगी, 2 ही पॉइंट्स बनाने हैं इस आंसर के, और वो आपको अपने आप बनाने, अपने आप उत्तर लिखना है। तो पहले पॉइंट में आप लिख देना कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि किस तत्व में, उधर उसमें कितने हमें कोष दे रखे हैं, KLM कितने कोष हैं, और कोष पता चलते ही हमें क्या पता चल जाएगा कि उसका आवर्त कौन सा है। और दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे कि अंतिम जो कोष है, जो भी उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम जो भी कोष है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इससे हमें यह पता चल जाएगा कि वो तत्व कौन से समूह में आ रहा है, तो इससे हम उसकी स्थिति बता देंगे। बड़ी सरल सी बात है। 2 पॉइंट्स आपको बना करके लिखने हैं अपने आप से। प्रश्न संख्या 9 देख रहे हैं अपन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम के चारों ओर, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, तो उसके चारों ओर के हमें तत्व दे रखे हैं, जो कि एक 12 नंबर का तत्व है, एक 19 नंबर का है, एक 21 नंबर का है, एक 38 नंबर का है। चारों ओर मतलब जो भी तत्व होंगे। तो कह रहा है परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं, इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे। बड़ा सिंपल है, आप इसको यहां देख लीजिए। देखो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उन्हीं के समान होंगे जो एक समूह में हो, एक ग्रुप में हो तो समान होगा, नहीं तो समान नहीं होगा। तो यहां पर आप क्या करो, कैल्शियम का देख लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो क्योंकि ये 20 नंबर पे है
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास होगा 2, 8, 8 और 2। आखिरी में कितने आ रहे हैं? 2। तो जिन भी तत्वों का, जो 4 हमें दे रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनका भी आखिरी में 2 आ जाएगा वो कैल्शियम के जैसा होगा, और जिसका नहीं आएगा वो नहीं होगा। तो एक हमें दे रखा है, यहाँ पर 12 दे रखा है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो 2, 8 और 2, तो ये तो बढ़िया हो गया ना काम, मतलब ये कैल्शियम का भाई है। और मैं आपको बता दूं ये कौन होता है? मैग्नीशियम। फिर उसके बाद हमें कह रहा है 19, 21, 38। तो 19 को देख लेते हैं अपन। 2, 8 और 8 और 1, तो ये तो कैल्शियम का दोस्त नहीं है। वैसे ये कौन होता है? पोटेशियम, 19 नंबर पे। और उसके बाद कह रहा है 21, तो 21 भी तो कैसे होगा आप खुद ही सोच लो। 2 ले लो, 8 ले लो, फिर 8 ले लोगे तो फिर आपको 3 लेने पड़ेंगे यहाँ पर, और ये भी हमें लग तो नहीं रहा है। स्कैंडियम है वैसे ये, लेकिन दोस्ती नहीं निभा पाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हमें दिया है 38। अब इसका नया कुछ चल रहा है, 2 है, 8 है, 10 हो गए। अब क्या 18 आने की है संभावना? तो है यहाँ पर। तो भी कितने हुए? 28 हुए अभी तक ये, लेकिन 38 नहीं हुए। तो क्या करो आप, इसको 8 और जोड़ दो इसमें। 28 में 8 और जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 36। फिर बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 2 आ गया ना लास्ट में, ये तो चाहिए था हमें। तो ये भी इसका दोस्त है कैल्शियम का। मतलब क्या होगा? कैल्शियम के ऊपर तो होगा मैग्नीशियम, और कैल्शियम के नीचे ये स्ट्रोंशियम होगा। ये स्ट्रोंशियम दे रखा है 38 वाला। मतलब हाँ, ये जो है सारे के सारे भाई है, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो है इनके समान होंगे। और कारण, मतलब यही कारण है कि क्योंकि वो एक ही समूह में आ रहे हैं नई वाली पीरियोडिक टेबल में, उनकी संयोजकता भी एक जितनी है, एक जैसे ही वो बंध बनाते हैं। उसके बाद देखिए आखिरी प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या आपको फर्क पता है? तो एक टेबल बना करके आपको अंतर बताना है। तो मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, बनाइएगा अपने आप से। तो पहले पॉइंट में आप ये बता दीजिएगा कि दोनों की परिभाषा लिख दीजिएगा कि तत्वों का जो गुणधर्म है वो उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है। मेंडलीफ की में लिख दीजिएगा, और यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की जगह आप लिख देंगे परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं तत्वों के गुणधर्म। दूसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने समूह हैं और कितने आवर्त हैं। आवर्त की संख्या तो दोनों में सेम है, समूह जो उसमें थे 8 थे। लेकिन यहाँ पर दूसरे जब आप लिखेंगे नई आधुनिक पीरियोडिक टेबल में, तो आप कहेंगे कि इसमें भी आवर्त तो 7 ही हैं, लेकिन जो समूह हैं वो 18 हैं। तो ये एक फर्क हो जाएगा। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में हम लोग जो हैं समस्थानिकों को जगह नहीं दे पाए थे, क्योंकि उनका द्रव्यमान तो कैसा था? अलग अलग, और उनकी परमाणु संख्या एक जैसी थी। लेकिन नई वाली जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये अपने आप ही सॉल्व हो गए, उनको हम उसमें स्थान दे पाए हैं। तो दोस्तों इतना लिख देंगे तो बहुत होगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।